नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समय की शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसमें हम प्रारंभिक मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक मानव किस प्रकार से अपना जीवन यापन है वो करता था। इसमें मानव पेड़ पौधों की गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास बनाकर जो रहना शुरू किया था उसका हम अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो प्रारंभिक मानव था, होमो सेपियंस मानव था, उसने शिकार व जंगल के फल फूल कंदमूल खाकर वह अपना जीवन यापन करता था। समय के साथ साथ उस मानव ने जीने के नए नए तरीकों को भी शुरू कर दिया था। अब वह संग्रहण करना भी सीख गया था। तो देखिए, प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं, क्योंकि उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक ही तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना। अर्थात जो उस समय मानव था, उस मानव के द्वारा शिल्प कला की जो वस्तुएं बनाई गई थी या कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, उसकी हमें जांच है वो करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की है वो जांच करना। अर्थात उनकी वस्तुएं कहाँ कहाँ पर किस किस स्थान पर प्राप्त हुई है, उन वस्तुओं से हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में केनिया में किलेम्बो और ओलेजे शैली नामक स्थानों से जो खनन किया गया, उस खनन में हमें हजारों की संख्या में शल्य उपकरण, हस्तकुठार मिले। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने माने जाते हैं। अर्थात केनिया के किलोम्बो और ओलेजेरसाइलो नामक स्थानों से जो स्रोत प्राप्त हुए हैं, वे स्रोत हमें काफ़ी प्राचीनतम रूप में प्राप्त हुए हैं और उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय मानव ने एक बस्ती बनाकर रहना शुरू कर दिया था। अब देखिए, ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए। यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहाँ लोग बार बार आते रहे होंगे। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खाद्य सामग्री, खाद्यान्न की वस्तुएं बार बार प्राप्त होती होगी, अधिक संख्या में होती होगी, तो वहाँ पर ये लोग हैं वो बार बार आते होंगे और इसी कारण से उनसे जुड़े हुए वहाँ से हमें विभिन्न शल्य उपकरण, हस्तकुठार आदि वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोग अपने शिल्प कृतियाँ
शिल्प कृतियाँ का मतलब होता है कि पत्थर पर बनाई गई आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? शिल्प कृतियाँ। उनके साथ अन्य कई क्रियाकलाप के चिन्ह हैं वो छोड़कर जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्प कृतियाँ मिलती हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं। और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ ऐसी शिल्प कृतियाँ भी कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई मिलती हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि मानव उस समय में भोजन की खोज में जिस स्थान पर जहाँ खाद्यान्न ज़्यादा उपलब्ध था तो मानव वहाँ ज़्यादातर जाता होगा। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो शिल्प कृतियाँ या जो पद चिन्ह मिले हैं उससे प्रतीत होता है कि वहाँ पर मानव है वो इस तरह का जीवन यापन है वो करता होगा, या इससे पता लगता है कि मानव वहाँ पर रहता होगा। उसने वहाँ पर अपने निशान के रूप में कुछ शिल्प कृतियाँ या क्रियाकलापों के चिन्हों को जरूर छोड़ा होगा। तो देखिए, जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ ऐसी शिल्प कृतियाँ कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई होती थी। अर्थात जहाँ पर उस समय का मानव कम जाता था तो ऐसे क्षेत्रों में शिल्प कृतियाँ हैं वो कम बिखरी हुई होती थी। यहाँ पर भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमोनिड अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करते थे। और निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए कि ये कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि 4 लाख से लेकर 12,05,000 वर्ष पहले गुफाओं और खुले निवास स्थानों का प्रचलन शुरू हो गया था। पुरातत्वविद बताते हैं कि 4 लाख वर्ष पहले मानव गुफाओं में और खुले निवास में रहना शुरू कर दिया था। खुले निवास का मतलब है कि नदी या जहाँ पर पानी की सुविधा हो उसके आसपास वह छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर उसने रहना है वो शुरू कर दिया था। इसके साक्ष्य यूरोप के पूरा स्थलों से मिले हैं। दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेज़रेट गुफा की दीवार पर भी ऐसे हमें कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पेज नंबर 19 पर बाएं एक चित्र दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं ओलोजेर शैली का उत्खनन क्षेत्र। और खननकर्ता लुइस लीकी और मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित जो स्थल के चारों ओर संकरी पगडंडी का पुल बना दिया है। और इस स्थल पर प्राप्त हस्तकुठार सहित अन्य औजारों की एक नज़दीकी तस्वीर भी दी हुई है जो आप अपने पास में ये जो पाठ्य पुस्तक है इसमें पेज नंबर 19 पर देख सकते हैं ताकि आपको उसका पता है वो लग सके। और जो ये मानव के जैसे मानव होमोनिड अन्य प्राइमेटों और मांस भक्षियों के साथ निवास करता था उसका यहाँ पर एक रेखा चित्र दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हो अपने इसी 19 नंबर पेज पे ये भी दिया हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक पेड़ बनाया हुआ है। अब पेड़ों के ऊपर देखो होमोनिड मानव भी रहता था और उन्हीं पेड़ों पर अन्य स्तनपायी भी हैं वो रहते थे। और पेड़ों पर भरण पोषण तेंदुए आदि भी करते थे, पक्षी उल्लू आदि भी है वो करते थे। अब इस तरह से मतलब मानव ने इन्हीं पशुओं के साथ इनके साथ पहले रहना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे वे विकास के मार्ग पर है वो आगे बढ़े थे। अब बार बार बात आ रही थी शिल्प कृतियाँ। शिल्प कृतियाँ क्या होती हैं जिसको अपन कह सकते हैं इंग्लिश में आर्ट फैक्ट्स। तो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं
इनमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ और उत्कीर्ण चित्र। ये सब क्या कहलाते हैं? शिल्प कृतियाँ। अब देखिए, पुरातत्वविदों का ये सुझाव है कि पूर्व होमोनिड भी होमो हैबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे। मतलब पूर्व होमोनिड भी होमो हैबिलिस की तरह ही स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं पर खा लेते थे। अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। यहाँ हमारे सामने कई प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँची होगी, या पत्थर कैसे पहुँचे होंगे, क्या हड्डियाँ सुन रही होंगी। इसके बारे में हमें तरह तरह की प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन हम उनका इन स्रोतों के आधार पर ही आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, दक्षिणी फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की जो दीवार है, उस दीवार को 12 बाई 4 मीटर आकार के निवास स्थान से सटाकर बनाया गया था। इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत जैसे फल, वनस्पति, बीज, काष्ठफल, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियाँ आदि के साक्ष्य मिले हैं। एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए भी बनाई जाती थी। अर्थात इससे पता लगता है कि उस समय मानव अपना निवास स्थान एक समतल या खुले स्थानों पर बना करके रहना शुरू कर दिया था और वहाँ से विभिन्न खाद्य स्रोत प्राप्त हुए हैं, जिनमें अपन कह सकते हैं फल, वनस्पति, बीज, काष्ठफल, पक्षियों के अंडे और मीठे जल में रहने वाली मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। और इनके पास ही एक और पूरा स्थल मिला है, दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा नामक स्थान। इस टेरा अमाटा जो फ्रांस में समुद्र तट पर मिला है, यहाँ से घास फूस और लकड़ी की छत वाली कमजोर या कच्ची झोपड़ियाँ मिली हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उसमें मानव खुले स्थानों पर रहना सीख गया था। अब केन्या में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्ट पॉन्स में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? केन्या के स्थान का नाम है चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्टारकॉन्स नामक जो स्थल है, यहाँ से पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई हुई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जो अनुमानतः 14 लाख से 10 लाख साल पुराने माने जाते हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? इसके बारे में सटीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि मानव उस समय में अग्नि को जान पाया था, समझ पाया था। वह अपना भोजन पकाने के लिए, अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अग्नि में पकाकर उसका प्रयोग करने लगा था। शायद उसने पशुओं के मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया होगा। इसी से ही इसकी जानकारी प्राप्त होती है।
दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था और इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल भी होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, शल्क निकालकर औजार बनाने में उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता होगा। तो ये बता रहे हैं कि दूसरी ओर वहाँ से चूल्हे की जानकारियाँ मिली हैं। चूल्हे के अंदर आग को नियंत्रित तरीके से रख सकते थे। हो सकता है कि उस समय का मानव इस चूल्हे के अंदर अनाज पकाता हो या अपने खाद्यान्न को पकाता हो, और इसके अलावा वह गर्मी आदि या उष्णता या भाले की नोक तैयार करने के लिए या किसी पदार्थ को विभिन्न आकार या आकृति देने के लिए उसमें गलाने का कार्य किया जाता होगा, या उस चूल्हे के अंदर आग जलाकर वह हिंसक पशु पक्षियों को भगाने का कार्य भी करता होगा। धन्यवाद।